गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। आज की वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 15, 16 एंड 17 करेंगे। आप लिमिटेशन एक्ट की प्रीवियस वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। सेक्शन 15 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। अदर केसेस मतलब जो हमने 12, 13, 14 में किया उनसे अलग केसेस में भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए सबसेक्शन 1 में कहता है कि इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन, यानी कि बात यहाँ पे होगी सूट और एप्लीकेशन की। अपील का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। किस पे अप्लाई होगा? सूट पे और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन पे। सबसेक्शन 1 में कहता है अगर सूट और एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन अगर चल रही है, सपोज कीजिए उसमें कोई इंजंक्शन लग गया, तो वहां पे वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। तो जो इंजंक्शन जिस दिन इशू हुआ, यानी कि 1 तारीख को दिया गया कि ऐसे यहाँ पे इंजंक्शन का स्टे हो गया है सूट पे, जो भी है, तो वो डेट ऑफ इशू, जो वो इशू वाली डेट होगी वो, और जो जिस दिन जो इंजंक्शन है उसे वापस ले लिया गया, यानी कि अब कोई इंजंक्शन नहीं है, वो और वो दोनों दिन जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन for the execution of a decree, the institution or execution of which stayed by injunction, the time of the continuance of the injunction or order, so the day on which it was issued and the day on which it was withdrawn shall be excluded. Subsection 2 में बात होती है sanction और consent की, यानी कि सपोज कीजिए किसी भी सूट या एप्लीकेशन में कंसेंट और सैंक्शन रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो कौन सा होगा? देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बाय एनी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड और इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सो पीरियड ऑफ सच नोटिस एज द केस में बी, जिस दिन वो नोटिस हुआ कि सैंक्शन या कंसेंट की जरूरत है वो दिन, और टाइम लगा, सपोज नोटिस दिया गया कि सैंक्शन और कंसेंट की जरूरत है, और फिर वो टाइम चला ऑब्टेन करने में उनकी गवर्नमेंट की कंसेंट को, वो दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो एप्लीकेशन आपने डाली थी वो डेट किस चीज के लिए? सैंक्शन या कंसेंट के लिए। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि जब वो हमें जिस दिन मिली कि आपको दी जाती है या नहीं दी जाती, जो भी रिसिप्ट है, बोथ काउंटेड, दोनों काउंटेड होंगे। यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने बनाई और डेट ऑफ रिसिप्ट आपको रिसीव हुई, वो दोनों दिन जो है वो काउंट होंगे। किसमें? इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ पीरियड फॉर लिमिटेशन। इन सबसेक्शन 3 कहता है सपोज कीजिए किसी सूट या फिर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में अपॉइंट करना है किसी रिसीवर या फिर इंटरिम रिसीवर को, किस चीज में? कि कोई पर्सन है वो इनसॉल्वेंट है या नहीं, तब हम रिसीवर अपॉइंट करते हैं, तो वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। इसमें 2 पर्सन्स की बात है, एक तो रिसीवर की फॉर द डिसीजन कि ये इंसॉल्वेंट पर्सन को है या नहीं, और सेकंड होगा लिक्विडेटर, कि जो लिक्विडेटर किस पर्पस के लिए? कि जो कंपनी है उसे बाउंड अप करने के लिए। तो ये प्रोसीडिंग जो होंगी ये भी एक्सक्लूड होंगी। देखिए, पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, तो इस तरह की प्रोसीडिंग में जिस दिन स्टार्ट हुई और एंड हुई 3 महीने की एक्सपायरी में, यानी कि जब उनको रखा गया उससे 3 महीने की एक्सपायरी में, वो सारा टाइम एक्सक्लूड होगा। ठीक है। सबसेक्शन 4 जो है ये प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। इसमें क्या कहता है? सपोज कीजिए सेल हो गई, अब मैं परचेजर हूं,
तो मैं परचेजर कोई सूट या फिर कोई हो सकता है पोजेशन के लिए अगर मैं डालती हूँ कि ये सेल हो गई है, इसकी पोजेशन सूट डालना पड़ता है, ये सीपीसी में आप पढ़ेंगे, तो वो जो परचेजर है वो सूट डालता है कि मुझे ये पोजेशन में चाहिए। तो अगर किसी और ने उस सेल को, क्योंकि सेल के बाद ही वो डालेगा ना पोजेशन के लिए, तो उस सेल को सेट असाइड करवाने के लिए किसी दूसरे ने अगर सूट डाला हुआ है तो जब तक वो चलेगा वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि उसके बाद ही है जो परचेजर वहां पे इंस्टीट्यूट कर सकता है फॉर पोजेशन। उसके बाद सबसेक्शन 5 जो इसमें कहता है कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट एब्सेंट है इंडिया से, यानी कि बाहर है इंडिया के, कब? अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भेजा हुआ है किसी काम के लिए, या उसके एडमिनिस्टर, कोई कुछ भी हो सकता है वो, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो डिफेंडेंट जिस टाइम बाहर रहेगा तो वो टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 15। प्रीलिम के लिए सबसेक्शन 4 ध्यान रखना, यहाँ पे जो है सेट असाइड करवाने के लिए किसी दूसरे ने किया, वो इस तरह से प्रीलिम में पूछ सकते हैं कि सेट असाइड करवाई है जो वो कौन कितने पीरियड तक मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं और कौन करेगा, सपोज ये पूछ लेते हैं, तो किसके लिए हुआ है वो? दूसरे पर्सन के लिए नहीं, परचेजर के लिए, फॉर पोजेशन, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 16, अफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर एक्रूअल ऑफ राइट टू सू। देखिए यहां पे राइट टू सू, ये जो पावर है, ये राइट है, सॉरी, ये एक्रू होना था, यानी कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, वो चीज वो यहां पे होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पर्सन मर जाता है या उस दिन मर जाता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टाइम मिलता है। तो ये इसमें बात अच्छी तरह हम पढ़ लेते हैं। देखिए, where a person who would if he were living, अगर वो जिंदा होता तो वो जरूर अपना इंस्टीट्यूट करता। हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, मर जाता है बिफोर द, यहाँ पे देखिए बिफोर द राइट एक्रू, यानी कि इससे पहले या मर गया, कभी भी इस टाइम में कभी भी मर गया, या उसी दिन जिस दिन राइट एक्रू हुआ उसी दिन मर गया। अगर वो जिंदा होता, ये आप मान के चलिएगा, अगर वो जिंदा होता तो वो जरूर फाइल करता, यानी कि उसका राइट होता सूट इंस्टीट्यूट करने का, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टाइम मिलेगा। ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई है। व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड कैपेबल, ठीक है, वो कैपेबल हो जाता है ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। इसमें दोनों बात है, सूट की भी एप्लीकेशन की भी। देखिए सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, केवल प्लेंटिफ की जगह आपको डिफेंडेंट ले लेना है, यानी कि उसके खिलाफ। वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हूं, अगर वो जिंदा होता तो उसके खिलाफ दूसरे का इंस्टीट्यूट करने का है और उसके खिलाफ हो सकता था, तो वहां पे भी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड अगेंस्ट हूम द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक सच एप्लीकेशन। तो ये डिफेंडेंट की बेसिकली बात करता है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3, ये एक सेक्शन ही मान लीजिए कि 16 1 और 2, यानी कि जो ऊपर की हमने चीजें पढ़ी हैं वो प्रीएम्पशन पे नहीं अप्लाई होती। प्रीएम्पशन पे हम पहले भी करके आए हैं कि क्या बोलते हैं, किसी और से पहले हमें राइट होना किसी चीज को खरीदने का, उसे बोलते हैं प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन पे ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक आप ऑब्जेक्टिव की तरह समझ लीजिए कि वो एक राइट दिया गया है कि आप उससे पहले आपको राइट दिया जाएगा परचेज करने का, तो वहां पे 16(1) 16(2) नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। और दूसरी चीज कहता है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑफ ए हेरिडिटरी ऑफिस। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन और हेरिडिटरी ऑफिस में, क्योंकि देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनमें आपको खुद ही विजिलेंट होना पड़ेगा, तो इसमें आप वो कोई एक्सक्लूजन नहीं मिल सकता। हेरिडिटरी है तो ये नाम से ही पता चल रहा है, हेरिडिटरी मैं नहीं तो ये, तो वो खुद ही पता है उसमें कि उसे करना है, जो बाद में है हेरिडिटरी है,
यानी कि उसका राइट है, जो मर गया है उसके बाद जिसका राइट है। उसके बाद है सेक्शन 17। सेक्शन 17 देखिए, ये भी प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड और मिस्टेक जहां पे हो जाता है उस केस में क्या होता है, देखिए, वेयर इन द केस ऑफ एनी, दोबारा सूट और एप्लीकेशन पे, फॉर विच POL पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट। ए में कहता है सूट और एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड, डिफेंडेंट के फ्रॉड पे बेस है। एप्लीकेशन भी यूज हुई है, एप्लीकेंट यूज हुआ है, तो रिस्पोंडेंट भी है और एजेंट भी है। अगर जो सूट और एप्लीकेशन बेस है फ्रॉड पे, किसके, डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट, एप्लीकेशन के केस में एप्लीकेंट रेस्पोंडेंट होता है, तो रेस्पोंडेंट और उनका एजेंट, या नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच सूट और एप्लीकेशन इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन, यानी कि फ्रॉड को छुपाया जा रहा है, ऐसा नॉलेज है जो, देखिए, नॉलेज जो राइट और टाइटल है, यानी कि मेरा अगर कोई राइट है, टाइटल है, और वो कोई छुपा रहा है, उसमें फ्रॉड कर रहा है, कि मतलब आपका नहीं है इस चीज में। सी में है द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक, जहां पे सूट और एप्लीकेशन किस पे बेस है कि मिस्टेक की रिलीफ आपको मिले, मतलब कोई भी वहां पे गलती हो गई है, गलती दोनों से भी हो सकती है, एक से भी हो सकती है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है गलती, वो केस यहाँ पे आएंगे। और डी में है कि कोई डॉक्यूमेंट है वो इतना जरूरी है कि वो इस्टेब्लिश करता है प्लेंटिफ के राइट को, लेकिन वो भी फ्रॉडुलेंटली छुपाया जा रहा है उससे, कि वो डॉक्यूमेंट होगा तो वो अपना जो राइट है वो इस्टेब्लिश कर सकता है, एप्लीकेंट भी प्लेंटिफ भी, वो उससे छुपाया जा रहा है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा, शैल नॉट बिगिन टू रन, जब तक प्लेंटिफ और एप्लीकेंट डिस्कवर नहीं कर लेते उस फ्रॉड या मिस्टेक को। अब देखिए, ये लेमैन लैंग्वेज में समझिए, मुझे पता ही नहीं मुझे किस चीज पे इंस्टीट्यूट करना है, सूट या एप्लीकेशन डालना है, तो मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट? मेरे खिलाफ तो तभी मैं कर पाऊंगी ना जब मुझे पता चलेगा कि अरे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, या कुछ डॉक्यूमेंट छुपाया जा रहा है, या कोई गलती हुई है, तभी मैं कर पाऊंगी। तो जब तक वो डिस्कवरी नहीं कर लेते, वो पता नहीं कर लेते, उनके नॉलेज में नहीं आता, तब तक ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रीजनेबल डिलीजेंस, ये नहीं कि आप विजिलेंट ही नहीं है उस चीज में, तो रीजनेबल डिलीजेंस इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया है। तो सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा कि सच में आपको पता नहीं था। तो ये चीज है कि जब तक नहीं रन होगा तब तक प्लेंटिफ और एप्लीकेंट जो है वो डिस्कवर्ड फ्रॉड या मिस्टेक को नहीं कर लेते। अब इसकी आगे एक्सेप्शन प्रोवाइजो में, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में मतलब ऊपर जो हम ये 4 चीजें पढ़ के आए हैं फर्स्ट के ABCD में, ये अप्लाई नहीं होती। प्रोवाइजो में क्या कहता है कि फ्रॉड के केस में अगर तीसरी पार्टी है, उसने परचेज किया है बाय अ पर्सन, यानी कि मैं आपको एग्जांपल की तरह बताती हूं, मैं हूं पार्टी, ठीक है, यानी कि एप्लीकेंट या प्लेंटिफ जो भी आप इसमें लगा लीजिए, और फ्रॉड है, इस पर्सन ने मेरे साथ किया है, ए ने, उसने बेच दिया बी को, उसने बेच दिया, बी को पता ही नहीं है फ्रॉड का कि क्या फ्रॉड है, इसने मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी में फ्रॉड किया भी है, यानी उसको कोई नॉलेज नहीं है। थर्ड पार्टी, इसमें एक्चुअली प्रोवाइजो में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो उसको कोई नॉलेज नहीं है, वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि उसकी गलती तो है नहीं ना। अब प्रॉपर्टी आप किससे ले रहे हो, उससे ले रहे हो, उसको पता नहीं है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, वहां पे POL का कोई रोल नहीं होगा एक्सटेंड करवाने में, क्योंकि फ्रॉड तो उसने किया है, उसको नॉलेज नहीं है। हाँ, उसको नॉलेज है तो POL एक्सटेंड हो जाएगा, उससे नहीं पता है तो कोई भी रियायत इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। प्रोवाइजो यही कहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले रखे हैं फ्रॉड, मिस्टेक और कंसील्ड डॉक्यूमेंट को लेकर, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इनमें यही बात की गई है। तीसरी पार्टी है, उसको फ्रॉड, मिस्टेक या कंसील्ड डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उससे अगर आप डील कर रहे हो वहां पे कोई POL
आपको तो पता चल गया कि फ्रॉड या मिस्टेक हुई है, लेकिन उसने तो नहीं की ना, उस पार्टी ने की है, वहां पे POL कुछ रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज फर्स्ट सेकंड थर्ड में कही गई है। सेकंड जो है सबसेक्शन 2, इसमें 2 ही हैं, फर्स्ट की ही हम प्रोवाइजो कर रहे थे। ठीक है, सेकंड में ध्यान रखिएगा, ये बात करता है एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज कीजिए जजमेंट डेटर, ये जजमेंट डेटर और क्रेडिटर ये CPC में आता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जजमेंट डेटर होता है जिसके खिलाफ में जजमेंट पास किया गया है, क्रेडिटर जिसके हक में किया गया है। सपोज मैं क्रेडिटर हूं और A है, ये जजमेंट डेटर है, ये फोर्स या फ्रॉड करके प्रिवेंट कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन करवाने ही नहीं दे रहा। कौन? जजमेंट डेटर, मुझे, क्रेडिटर को। उस केस में भी कोर्ट जो है टाइम बढ़ा देगी। प्रोवाइजो कहता है ये टाइम 1 साल के बाद 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है जब आप डिस्कवरी कर लेते हो इस चीज की। किसकी डिस्कवरी? कि फ्रॉड और फोर्स हो रहा था। ठीक है, यही सबसेक्शन 2 में बात की गई है। वेयर जजमेंट डेटर हैज बाय fraud or force prevented the execution of a decree or order within the period of limitation, the court may on the application of judgment creditor, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन डाला है मेड आफ्टर, क्योंकि अब देखो मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सैड पीरियड, यानी कि वो जो पीरियड था उसके एक्सपायरी होने के बाद आपने डाला, तभी तो आपको रियायत दी जाएगी। रियायत POL बढ़ता ही तब है जब वो टाइम खत्म हो गया। तो मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, तो प्रोवाइजो में ये कहा गया है विद इन 1 ईयर। ये प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेते हैं कितना टाइम डिस्कवरी फ्रॉड के बाद आप कर सकते हो एग्जीक्यूशन के लिए। 1 साल का टाइम दिया जाता है। तो 16 हमारे हो गए हैं 15, 16, 17। आगे हम एक्नॉलेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं और भी जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सीरीज लेके आऊंगी। थैंक यू।